वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग ईवीएस के जो टॉपिक्स है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य सबसे पहले यहाँ पर है, इसके बारे में देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, भारत में शास्त्रीय नृत्यों को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 7। तो भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक है और मणिपुरी है। ठीक, तो सबसे पहले भरतनाट्यम को जान लेते हैं। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट कथकली। कथकली कहाँ का है? प्रसिद्ध नृत्य केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? नाट्य नृत्य है आंध्र प्रदेश। ओडिसी या उड़ीसा के नाम से ये कन्फर्म हो जा रहा है। कथक या उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अरे मणिपुरी कहाँ का है प्राचीन नृत्य? मणिपुर का नाम से स्पष्ट है। मोहिनी अट्टम यह केरल की है। ठीक, अब आते हैं भारत के लोक नृत्य पर। राज्य और प्रमुख लोक नृत्य। किस राज्य में कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक, असम में। तो असम में किया जाता है खेल गोपाल, ये लोक नृत्य का नाम है। बिहू, कली गोपाल, महाराष्ट्र, नट पूजा, बोई और साजू, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक, नट पूजा लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है। ठीक, ऐसे प्रश्न आता है। आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में घूमर, कठपुतली, शंकरिया, पनिहारी और गणगौर, ये पूछा गया, ये मोस्ट है। और गुजरात में गरबा, ये मोस्ट है। डांडिया रास, रसलीला, गणपति भजन, लास्य। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? यात्रा, कीर्तन, बाउल और जया। ठीक, ये जल है। जल को अंग्रेजी में वाटर कहा जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O रासायनिक सूत्र। भारी जल का कोई बताएगा? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैं बता दे रहा हूँ, D2O होता है। D2O। ठीक, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, अर्थात दो हाइड्रोजन परमाणु एवं एक ऑक्सीजन परमाणु के रासायनिक संयोग से जल बनता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु के रासायनिक संयोजन से जल का निर्माण होता है। जल का संरचना सूत्र देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है। जल का संरचना सूत्र ये है। ठीक, पृथ्वी पर 71% भाग में पानी होता है। ठीक, मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ये मोस्ट है। पेयजल धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। ठीक, पृथ्वी पर विद्यमान अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल होता है। अब आते हैं जल की अवस्था पर। जल की अवस्था, जल की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस में होता है बर्फ या हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक, द्रव, जल द्रव अवस्था में महासागरों, झीलों एवं नदियों पर पाया जाता है। यहाँ पर सी होगा। ठोस द्रव तो हम लोग पढ़े हैं, अब गैस पढ़ते हैं। बस, गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, जलवाष्प में उपस्थित है गैस। भूमि में जल का रिसाव अंतः स्यंदन द्वारा होता है। भूमि में जल का रिसाव किसके द्वारा होता है? अंतः स्यंदन के द्वारा। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति
करने के लिए किया जाता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन व पारदर्शक द्रव्य है। ठीक, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल किसका कुचालक होता है? विद्युत का। परंतु कुछ मात्रा में यह मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक ना। सोडियम धातु को जल में डालने पर अत्यधिक मात्रा में पता नहीं क्या उत्पन्न होता होगा तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, ये 2 सोडियम प्लस 2 H2O, इसका रासायनिक अभिक्रिया करने पर 2 NaOH प्लस H2 प्राप्त होता है। जल दो प्रकार का होता है। जल कितने प्रकार का होता है? 2, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग मतलब फेन उत्पन्न करता है। मृदु जल आसानी से साबुन के साथ फेन उत्पन्न करता है। ये मृदु जल। कठोर जल को उबालकर इसके अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र मैं ऊपर बताया हूँ कि D2O होता है, जो नाभिक रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, यह प्रदूषण महत्वपूर्ण है। मतलब जल प्रदूषण महत्वपूर्ण स्रोत है। वायु मल, स्वैग, औद्योगिक त्याग, घरेलू उपमार्जक, हानिकारक वनस्पति खाद्य, खरपतवारनाशी, कीटाणुनाशक, रेडियोधर्मी पदार्थ इत्यादि। कारखानों से निकले प्रदूषक में सीसा, पारा, तांबा, जस्ता, सल्फाइड आदि होते हैं, जो जल को विषाक्त बनाता है। जल में पारे के कारण विनिमाता नामक रोग फैल जाता है। कुछ जलीय पौधे नाइट्रोजन और फास्फोरस के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अधिक वृद्धि के सतह में फैल जाता है, जिसे जल प्रस्फुटन कहा जाता है। ठीक, इन पौधों की मृत्यु में से अधिक मात्रा में कार्बन पदार्थ मिला होता है, इसे सुपोषण कहते हैं। मछली एक्वेरियम में ऑक्सीजन के विलयन बढ़ाने हेतु वायु पंप की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आ जाते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, भोजन पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न है। जिस पहले सेलुलोज, शर्करा और भी प्लांट ढेकान होता है, लेकिन हम लोग सेलुलोज के बारे में पहले जान लेते हैं। यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेलुलोज के पाचन होता है। 1 सेकेंड। सेलुलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। अब आते हैं शर्करा। शर्करा अंग्रेजी में इसको शुगर कहते हैं। यह मीठा क्रिस्टलीय सफ़ेद जल में घुलनशील पदार्थ है। यह मुख्यतः फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लूकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित रहती है। यकृत के ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। अब आते हैं स्टार्च पे। पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है। रासायनिक रूप से यह एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन का 1 सेकेंड पैक्टिन का मिश्रण है, जिसमें इसका अनुपात 1:4 होता है। तनु HCl द्वारा यह ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, इसके मुख्य स्रोत आलू, फल, केला, आम जो होता है, अनाज में चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, रोटी, दूध आदि है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग वसा पे। फैट्स। वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बने यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का
बना होता है। ठीक, इसमें अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीजन द्वारा 37 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जल में अविलेय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि जैसे विलायक में विलय हो जाता है। ठीक, जंतु वसाएं अर्ध ठोस होती है, जबकि वनस्पति वसाएं तरल रूप में होती है तथा तेल कहलाती है। ठीक, वसा के स्रोत, सोर्स ऑफ फैट्स, घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के स्रोत होता है। सभी वनस्पति तेल। ठीक, वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है। त्वचा सूखी किसके कारण हो जाती है? वसा की कमी के कारण। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल संतृप्त वनस्पति तेल के उदाहरण है। ठीक ना, मछली का तेल एवं वनस्पति तेल। ठीक, ये भी। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस ने प्रतिपादित किया था। ठीक, कब? 1930 में। प्रोटीन अम्लीय अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। कुछ प्रोटीनों में गंधक, सल्फर और लौह भी पाया जाता है। प्रोटीनों में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलता है। ठीक, भारोत्तोलन एवं कुश्ती उपयोगी को अपने भोजन में सामान्यतः प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन है? प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें होता है, मछली होता है, अंडा, पनीर, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, मैरेस्मस हो जाता है एवं क्वाशरकोर रोग भी उत्पन्न हो जाता है। अब आते हैं प्रोटीन के प्रकार में। प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये 3 प्रकार का होता है। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन में होता है एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स। संयुक्त प्रोटीन में होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन में होता है इंसुलिन और फाइब्रिन। अब आते हैं विटामिन। विटामिन शब्द का सबका प्रयोग किसने किया था? तो कैसिमिर फ्रांक ने किया था। ठीक ना, पूरा नाम कैसिमिर फ्रांक है। ठीक, मैं बता दिया। इसे इसकी घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक, और वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के। ठीक, विटामिन की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। जो परीक्षा में आता है, जैसे आता है वैसे बस देखना है। ठीक है, ज़्यादा हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है। ठीक है ना, बस हम लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। विटामिन नाम और कमी के प्रभाव देख लेते हैं। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ठीक ना, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी, जिसका नाम होता है थायमीन, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। सी, विटामिन सी की कमी से विटामिन सी का नाम होता है स्कारबिक अम्ल, इसकी कमी से स्कारबिक रोग हो जाता है। इसमें ओंठ फटने लगता है, ओंठ से और मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, ये कैल्सीफेरॉल लिखा हुआ है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अब आ जाते हैं मिनरल साल्ट्स पे। खनिज लवण, धातु, अधातु एवं उसके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण किसे को कहते हैं? धातु, अधातु और उसके लवण को खनिज लवण कहते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाता है। खनिज लवण 2 प्रकार का होता है। खनिज खनिज लवण कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन? वृहत पोषक और सूक्ष्म पोषक। तो वृहत पोषक को पहले देख लेते हैं। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं Ca, P, K, S, N, A,
यानी मतलब सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक। इन तत्वों के शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे फेरियम, कोबाल्ट, एफ मोनोब्लिडिनम फेरियम। 2 बार हो गया ये 2 बार, एक बार लिख दो। अब मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक ना, इसको हम लोग देखते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में जंतु संपोषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जंतु संपोषण। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पोषण आहार नाल में होता है। यह पोषण निम्न चरणों में होता है। भोजन को मुख्य गुहा द्वारा लिया जाता है। यह दांतों द्वारा चबाया जाता है तथा लार के साथ मिश्रित किया जाता है। अंतर्ग्रहण मुख्य गुहा में होता है। लार ग्रंथियां भोजन को गीला करके भोज्य कणों को समूह में लाकर लुगदी बना देती है। लार ग्रंथि में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम टाइलिन नामक पाया जाता है। टाइलिन। 2. भोजन का पाचन, ठीक। संयुक्त एवं अघुलनशील भोज्य कणों को सरल, घुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोज्य कणों में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। मुख्य गुहा में पाचन, ठीक। मुख्य गुहा में स्टार्च पर लारी एमाइलेज पाया जाता है। अब आमाशय में पाचन को देख लिया जाता है। भोजन ग्रसनली से होकर आमाशय में प्रवेश करता है। अब भोजन आमाशयी रस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलता है। भोजन को जीवाणु रहित एवं माध्यम को अम्लीय बना देता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उसे पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। अपचित भोजन काइम कहलाता है। अपचित भोजन क्या कहलाता है? काइम। छोटी आंत में पाचन, काइम ग्रहणी में पहुंचता है, ठीक। ये भोजन पित्तरस यकृत में मिलता है, जो वसा को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टाइड में तोड़ देता है, ठीक। एमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। भोजन इलियम में पहुंचकर आंत रस से मिलता है। माल्टेस नामक एंजाइम माल्टेस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक। लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में पाचन करता है। अपचित भोजन काइल कहलाता है। तो पिछले में पढ़े हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग रुधिर के बारे में पढ़ लेते हैं। रुधिर, ब्लड। रुधिर प्लाज्मा एवं उसमें तैरने वाली रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रुधिर में निर्जीव प्लाज्मा 60% एवं सजीव रुधिर कोशिकाएं 35% होती है। इसमें 90% जल एवं 10% अन्य पदार्थ शामिल होता है। थोड़ा सा लाल रुधिर का कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। मोस्ट है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। थोड़ा सा हम लोग RH फैक्टर पर नज़र देते हैं। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। जिस मनुष्य के शरीर में यह पाया जाता है वह RH पॉजिटिव एवं जिसके शरीर में नहीं पाया जाता है वह RH नेगेटिव कहलाता है। भारत में लगभग 97% लोग RH पॉजिटिव है। यदि किसी RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रुधिर दे दिया जाए तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र पर। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम।
ये तंत्र मानव के शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। मस्तिष्क मेरू रज्जु तथा तंत्रिकाएं इस तंत्र के अंग है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्वोत्तम अंग है। ठीक, मुझे पता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को पहले कर दो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दो। ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस अंगूठे से तो टच करना है यार। सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को भी शेयर करके उसको भी सूचित कर दो कि ऐसा भी प्रश्न एक चैनल वाला लाता रहता है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।